अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में बॉन्डी बीच के करीब फायरिंग हमले में ताज़ा तरीन इतलात सामने आई हैं। 14 दिसंबर को यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। साजिद अकरम का ताल्लुक भारत से है और इससे कबल इसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 1988 में स्टूडेंट वीज़ा लेकर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए और वहीं रिहाइश पजीर हुए। बेटे की विलादत भी ऑस्ट्रेलिया में हुई, इब्तदाई तालीम ऑस्ट्रेलिया में हासिल की। दोनों बाप बेटे दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। बॉन्डी बीच के करीब हमलावर की गाड़ी से बारूदी मवाद और दाइश के परचम भी मौसूल हुए हैं। पहली बात, जब भारत की जानिब से दहशतगर्दी के हवाले से बात हो रही थी तो पाकिस्तान जो है वो इसमें मुलव्वस करार दिया जा रहा था। भारतीय मीडिया ऐसे दावे कर रही थी, लेकिन अब जो इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये बात वाज़े हुई है कि नवीद अकरम नामी शख्स जो कि पाकिस्तान से जोड़े जाने की कोशिश की जा रही थी, वो फ़िलिपाइन के लिए भारतीय पासपोर्ट से गया था और वाज़े तौर पर अब इसके तालिबाने जो है वो भारत से भी जोड़े जा रहे हैं, जिस पे हमने देखा कि वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग भी दी और कहा भारत दहशतगर्दों को फ़ंड कर रहा है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अतहर जावेद, डीजी पाकिस्तान हाउस, माहिर बैन अक़वामी अमूर हैं, और साथ ही इनके हमरा हैं राना जावेद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं अतहर साहब का। अतहर साहब, भारत की जानिब से अक्सर आलमी फोरम पे ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता रहा है कि दहशतगर्दी का मरकज़ है पाकिस्तान, जबकि वाज़े तौर पे अब ये सबूत मौजूद है कि साजिद अकरम नामी शख्स भारतीय निजात है और भारतीय पासपोर्ट से फ़िलिपाइन गया था। क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मुझे कहने से की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि इंटरनेशनल जो एविडेंस है ना इस वक्त, फ्रॉम कनाडा टू यूएस और मकबूजा कश्मीर से लेकर जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उससे लेकर अब फ़िलिपाइन से लेकर अफ़गानिस्तान, आप पूरे रीजन में, मिडल ईस्ट में किसी जगह भी आप देखेंगे तो जो इंडियन स्पॉन्सर जो इंटरनेशनल सिंडिकेट है टेररिस्ट का, ये उसके जिसे हम कहते हैं हॉलमार्क्स हैं, फुटप्रिंट्स हैं। आपने कहा कि इन्होंने जब ये वाक़या हुआ था तो इंडियन मीडिया ने और अफगान मीडिया ने और बाकी मीडिया ने फौरी तौर पर, अब नवीद अकरम जो नाम है वो पाकिस्तानी नाम नहीं है, वो एक मुसलमान का किसी का नाम हो सकता है, वो किसी मुल्क में भी हो सकता है। उन्होंने उसके गलत पिक्चर्स लेके लोगों की लगा के इसको पेश किया, लेकिन देखें एविडेंस जो है वो पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं पेश आई। ऑस्ट्रेलिया का जो प्रीमियर है न्यू वेल्स का, उसने ये जिसे कहते हैं कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, और उसके बाद इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उससे भी उनकी बात हुई। बेसिकली जो फ़िलिपीन की भी आप बात कर रहे हैं और जो आपने कहा दाइश के फ्लैग्स निकले हैं, आप अफ़गानिस्तान में जितनी स्पॉन्सर है टीटीपी को ले लें, बीएलए को ले लें, और इसी तरह जो इन्होंने जो तंजीमें जो ये टेबल स्टोरीज इन्होंने की होंगी और बनाए होंगे कैरेक्टर्स, ये इसलिए किया जाता है ताकि मुसलमानों का नाम भी बदनाम हो और पाकिस्तान को ख़ास तौर पे टारगेट किया गया है। लेकिन अभी तक कैनेडियन जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उन्होंने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने आरएसएस को और जितनी इंडियन स्पॉन्सरशिप को न सिर्फ उसको एज ए टेररिस्ट करार दिया है बल्कि इलीगल भी करार दिया है कि इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट ये स्पॉन्सर करते हैं, असैसिन भेजते हैं और दूसरे मुल्कों में असैसिनेशन करवाते हैं, जिनमें बहुत सारे सिखों को इन्होंने मारा है। अभी जो वाक़या हुआ है, हैरानी की बात यह है कि भारतीय मीडिया अफगानिस्तान प्लस इसराइल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इतनी बड़ी खबर सर्कुलेट करना बिना तस्दीक के और पाकिस्तान का नाम लगाना, जबकि जो मुलव्वस हैं, जो हमला आवर हैं, उनका ताल्लुक खुद भारत से निकला है। देखें, उसकी वजह यह है कि जो इनकी हालत मई में हुई है, 6 मई और 7 मई या उसके बाद हुई है, जो पाकिस्तान आर्मी ने अंडर द फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जो उनकी अंडर लीडरशिप में जो इनकी पिटाई हुई है, जो राफेल गिराए हैं, जो इनको इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट हुई है, ये हमारे से 8-9 गुना बड़े हैं। इनके पास बहुत जहाज़ हैं, इनके पास मल्टीपल एवियोनिक्स कैपेबिलिटीज़ थी, लेकिन इनकी हर काइंड का, हर टाइप का जहाज़ पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराया है। और ये हमारी आर्मी की लीडरशिप और हमारी पॉपुलर सपोर्ट है जिसकी वजह से इंडिया को इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट हुई है। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई 56 दफ़ा या मे भी उससे भी ज़्यादा बताया है, और अभी वो जब भी किसी दौरे पे जाते थे तो इस बात का जिक्र ज़रूर करते थे।
नहीं, अभी अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट आई है ब्रिटिश एक थिंक टैंक की, डिफेंस थिंक टैंक की, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ राफेल का बताया है कि 4 गिरे हैं, मिग भी बताया है, एसयू भी बताया है, सारे के सारे बता के उनकी टेल, उनकी पूरी डिटेल्स बताई गई है। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि पाकिस्तान ने एज ए अंडरडॉग होते हुए, एज ए डिफेंसिव कंट्री के तौर पे होते हुए इंडियन एग्रेशन को ना सिर्फ काउंटर किया, डिफीट किया, उनका आप देख लें वो जो सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है, सिस्टम है जो S-400, उसकी बैटरीज उड़ाई, सारा कुछ पाकिस्तान के प्रोफेशनल पायलट्स ने किया है। JF-17 थंडर यूज हुआ है और पाकिस्तान की जो साइबर सिक्योरिटी पे कैपेबल उस पे हुआ है। अब उनको और कोई चीज तो मिलती नहीं है, तो जाहिर है अफगानिस्तान के साथ मिलके एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें वो 2 prong वॉर इंपोज करना चाहते हैं। ठीक है, राना जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना जावेद साहब का रुख कर लेते हैं। सर ये बताइएगा कि आलमी फोरम पे हमने देखा कि भारत की जानिब से हमेशा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का गढ़ है, लेकिन साजिद अकरम की अगर बात करें, वो एक दहशतगर्द था, उसने फायरिंग की सिडनी में और फिर उसके बाद हमने देखा कि वो भारतीय निजात निकला, जबकि बेटी की जो पैदाइश है वो ऑस्ट्रेलिया में ही हुई थी। कैसे देखते हैं हम तमाम चीज़ों को? भारत खुद दहशतगर्दी को फंड कर रहा है। मेरा ख्याल है कि हमें बहुत बड़ी पिक्चर को देखना चाहिए और इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग जो है ना मीडिया वॉरफेयर में तब्दील नहीं करना चाहिए। बड़ी पिक्चर ये है कि ये जो चूँकि साजिद और जो है ये हिंदुस्तानी निजात है, ये मुसलमान है। इसका मतलब ये है कि इस वाक़े से अब क्या होगा, हिंदुस्तान की हुकूमत को एक और मौका मिल जाएगा कि वो मुसलमानों को मज़ीद दबाए, उन पे जुल्म और जबर का सिलसिला जो है वो दोबारा से बड़े पैमाने पे शुरू करे। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान में पहले क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के घरों को बिल्डोज किया जा रहा है, उनको गैर ज़रूरी तौर पे गैर कानूनी डिक्लेयर करके उनकी मसाजिद को जो है बुलडोज किया जा रहा है, उनकी कब्रिस्तानों को बुलडोज किया जा रहा है। तो ये जो वाक़या हुआ है, ये मेरा ख्याल है फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम RSS टेररिज्म पर्सपेक्टिव, ये उनको एक मौका देता है कि मुसलमान ही दुनिया भर में हिंदुस्तान को जो है वो बदनाम कर रहे हैं। हालांकि हकीकत ये है कि जो सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है वो RSS है और उसके बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है, खास तौर पे हिंदुस्तान के अंदर। तो मेरा ख्याल ये है कि दिस इज ए वेरी सैड स्टोरी कि एक मुसलमान का नाम इस तरफ आया, लेकिन जो ISS का नाम आ रहा है कि वहाँ ये लोग गए हैं और उन्होंने फिलिपाइन के अंदर जो ट्रेनिंग ली है। देखें, ये जो दाइश है इसको आप इस्लामिक स्टेट कह लें, इसको आप इस्लामिक स्टेट खुरासान कह लें। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो फिलिपाइन गए और वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग ली? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ जो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जहां भी दाइश का नाम आएगा, यहां भी ISS का नाम आएगा, आप ये समझें कि कोई मुल्क इसको स्पॉन्सर कर रहा है, इस टेररिज्म को, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज हो चुकी है दाइश और खित्ते में मुख्तलिफ ममालिक जो हैं इनको अपने सियासी मकासद के लिए और फॉरेन पॉलिसी के एजेंडे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सो कॉल्ड ऑफ स्प्रिंग हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसमें अमेरिका ने, इसराइल ने दाइश को इस्तेमाल किया। अब ये फिलिपाइन गए हैं, कहीं भी गए हैं या उनका कोई भी ताल्लुक है, इसमें जो खदशात ये हैं कि इसराइल की मोसाद ने हो सकता है कि इनको इस्तेमाल किया हो। ये लोग जो हैं ये दे आर सिंपली पॉन्स इन द हैंड्स ऑफ समबडी एल्स। और उसका मकसद क्या? मकसद ये है, और वो शुरू हो गया, और वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो प्रो फलस्तीन मज़ारे हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है और जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और ये बात नेतन्याहू कितने अरसे से कह रहा है? 1.5-2 साल से कह रहा है। इसमें दोनों ममालिक के रिलेशनशिप पे भी कोई असर पड़ेगा? और इस हमले से पहले हम क्या समझते हैं कि इसराइल और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात जो थे वो मजबूत थे? मजबूत नहीं थे, खराब थे। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीनी स्टेट को सफारती सतह के ऊपर तस्लीम कर लिया था, नंबर 1। दूसरी बात यह कि नेतन्याहू बार बार कह रहा था कि फलस्तीन के प्रो फलस्तीनी जो मज़ारे हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इनको रोका जाए, ये एंटी सेमिटिज्म को जो है फ्यूल करे, यानी कि यहूदियों के खिलाफ ये नफरत को मजीद बढ़ा रहे हैं। तो उसके अब इस वाक़े के बाद क्या हुआ है कि जो ऑस्ट्रेलिया का वज़ीर आज़म है वो अंडर प्रेशर आ गया है। उसने जो प्रो फलस्तीनी मज़ारे हैं
उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये है कि अब इजाजत मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उस कम्युनिटी में टारगेट किया जा रहा है। अब मैं आपको बड़ी पिक्चर बताता चलूं, गुज़श्ता 2 सालों में यहूदियों के खिलाफ दुनिया भर में 30,000 के करीब जो हैं छोटे बड़े हमले हो चुके हैं। और छोटे हमले तो रिपोर्ट नहीं होते, वर्बल क्रैशेस रिपोर्ट नहीं होती। उनको जो टारगेट करने वाले कौन लोग हैं? आम लोग हैं वेस्ट के अंदर, फार राइट के लोग हैं, जो एक्सट्रीम क्रिश्चियंस है वो है। मुसलमानों की तादाद जो है वो आटे में नमक के बराबर नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, जो बात देखें, बड़ी बात ये है कि गुज़श्ता 2 सालों में जो जुल्म सितम और कत्ल गारत नेतन्याहू ने की है, उसकी वजह से आम लोग डिस्टर्ब फील करते हैं। और वो जो यहूदी दुनिया भर में है, उनके साथ उनके क्लैशेस होते हैं, वर्बल क्लैशेस शुरू होते हैं, वायलेंस भी होता है जो बड़े पैमाने पे है, वो रिपोर्ट हो रहा है। 30,000 के लगभग वाकयात कोई थोड़े नहीं है। इसलिए अब सारे खेल को इसराइल ये चाहेगा, वो कर रहा है कि वो जो प्रो पैलेस्टीनी प्रोटेस्ट है दुनिया भर में, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए और मुसलमानों के खिलाफ दुनिया भर में। तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया तक तो महदूद नहीं रहेगा, लगाई जाए। ये ऑस्ट्रेलिया तक तो महदूद नहीं रहेगा, फिर हम देखेंगे कि दीगर ममालिक में भी इसी तरह के वाकयात होंगे। यूके ऐसे वाकयात हो सकती हैं और इस वाकये की बुनियाद के ऊपर प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट जो हैं उनके ऊपर कोई ना कोई कदगन लग सकती है। लेकिन ये बात यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। देखिए, मैं जाती तौर पे जानता हूँ, बहुत पढ़े लिखे लोगों को जानता हूँ। मुझे एक खातून ने, पढ़ी लिखी खातून ने, अभी साल की बात है जब ये जेनोसाइड बड़े पीक के ऊपर था, वो कह रही थी कि मेरे बस में हो तो मैं जाके खुदकुशी कर लूं और इनको उड़ा दूं इसराइलियों को। आज भी जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन आ रहा है कि लोग ज़हनी तौर पे देख देख के ये जेनोसाइड डिस्टर्ब हो चुके हैं। इसलिए ये हमला नंबर 1 या तो इसके पीछे इसराइल की मुसाद हो सकती है, नंबर 2 ये हमला किसी डिस्टर्ब मुसलमान ने किया है या कोई भी और भी हो सकता था। बिल्कुल ठीक है। अतर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने तो हमेशा एक जिम्मेदारी के तहत ख़बर ब्रेक की है, ख़बर चलाई है, लेकिन इंडिया मीडिया की अगर बात की जाए तो बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं। और नवीद अकरम के हवाले से उन्होंने ये बयानात देने शुरू कर दिए थे कि इसका जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान से है। लेकिन अब क्योंकि वो ख़ुद शख्स जो हमलावर है वो भारतीय निजात निकला है, तो क्या इसमें वाज़ेह तौर पर ये कहा जा सकता है या समहाउ कि कहीं ना कहीं रॉ की इन्वॉल्वमेंट है इस हमले में? जी नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, रॉ की ही इन्वॉल्वमेंट है। राइट। ये जो स्ट्रेटजी है ऑफ शेमिंग एंड ब्लेमिंग, इसका मतलब फेक न्यूज़ क्रिएट करें और पाकिस्तान की जो उभरती हुई एक इंटरनेशनल एज ए प्लेयर एमर्ज हो रहा है पाकिस्तान, उसको, उस स्टांस को वीकन करें। और दूसरा ये है कि फेक न्यूज़ के ज़रिए, विच इंडिया इज़ नोन फॉर, कि फेक न्यूज़ के ज़रिए वो पाकिस्तान की जो है स्ट्रेटजी ऑफ जो है ग्लोबल आउटरीच, उसको डिस्टर्ब करें। ये एक बात है। दूसरी बात ये है, बैंकॉक जो है वो वैसे भी रॉ का सेंटर है टू ऑपरेट इन द रीजन। ये कोई नई बात नहीं है और ये मैं इतना ग्लोबल इसको टच नहीं करूंगा। पाकिस्तान का नाम लाया क्यों गया जी, इस पे बात होनी चाहिए। पाकिस्तान का नाम लाया गया है, जो वजह मैंने आपको बताई है। एक तो उन्होंने जंग हारी है, दूसरा उनसे ये देखा नहीं जा रहा कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी एनहांस्ड, मल्टीप्लाइड बाय अंडर द लीडरशिप ऑफ सैयद आसिम मनीर फील्ड मार्शल। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये अभी जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टैचर है कि जिसमें ग्लोबल पीस एफर्ट्स में पाकिस्तान का नाम आ रहा है, पाकिस्तान को इनवाइट किया गया हर बड़े फोरम पे जहां पे इंडिया को स्नब किया गया है, चाहे वो शर्म अल शेख है, चाहे और जगह हैं। ये फिर हजम नहीं होती बात, क्योंकि पाकिस्तान के साथ वैसे तो मुकाबला नहीं कर सके अब कन्वेंशनल वॉरफेयर में, तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का और उसका हिस्सा है फेक न्यूज़ का, कि फेक न्यूज़ में आप दूसरे का जो बड़ा किरदार है उसको ओमिट करते हैं, उसको अंडरमाइन करते हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की, उसको अंडरमाइन करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये रॉ की कुक्ड और अब मैं कहूंगा कंस्ट्रक्टेड ये सारा प्लान लेकिन था। अब क्योंकि वो शख्स भारतीय निजात निकला है अतर साहब, अब वो शख्स क्योंकि भारतीय निजात निकला है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से किसी भी किस्म का मुतालबा किया जा सकता है भारत से। जी, भारत से उन्होंने मुतालबा ऑलरेडी कर दिया है। भारत ने वो सबमिट तो किया है, हम कोऑपरेट करेंगे, लेकिन क्या भारत ने पाकिस्तान में जितना टेररिज्म किया है
کبھی کوئی ایویڈنس دیا ہے؟ کیا کلبھوشن یادو کے بچانے آئے ہیں؟ کیا باقی جو ٹیررسٹ ان کے پکڑے جاتے ہیں یہ جا کے پاکستان کے اندر شہروں میں اور بی ایل اے جیسے پاکستان کی آرم فورسز پہ دوسروں پہ اٹیک کرتی ہیں، جب ان کو ایویڈنس دیا جاتا کبھی انہوں نے کیا کیا؟ سمجھوتا ایکسپریس کا ایویڈنس ڈوسیے دیا گیا تھا ان کو ایجپٹ میں، کیرو میں، انہوں نے ایکسیپٹ کیا؟ نہیں کرے گا بھارت، ایکسیپٹ نہیں کرے گا. وہ وہی ٹیکٹک یوز کرے گا جو ہمیشہ کیا ہے، جیسے افغانستان کو طالبان کی گورنمنٹ کو پرووک کر کے، ٹی ٹی پی کو فردر لانچ کر کے، اسٹرینتھن کر کے، سپلائی آف ماڈرن اکوپمنٹ، ویپن دے کے، پیسے دے کے پاکستان کے اندر خرابی کر رہا ہے، کے پی میں، بلوچستان میں اور باقی جگہوں پہ بھی. اور میرے خیال میں ہمیں اگر کوئی پرابلم آئے کہ را کی انوالومنٹ نہیں ہے تو اجیت ڈوول کا جو این ایس ہے ان کا پرانا انٹرویو دیکھ لیں آپ اٹھا کر، وہ تو نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، وہ بتا دے گا آپ کو کہ یہ سائیکولوجیکل وارفیئر کی لانگ ٹرم جو چنکیا کی جو اسٹریٹجی ہے ان کی، کہ اپنے نیبرز کو انہوں نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے. اس بات کو مت بھولیں کہ ہندوستان نے مکمل طور پر جو راج ہے وہ آر ایس ایس کا ہے، بی جے پی کی ایکسٹریم آئیڈیالوجی کا ہے. ان کے لیے کسی بھی وقت کسی بھی مسلم نام سے کوئی آرگنائزیشن بنا کے یا فیک نیوز کر کے پاکستان کو اٹیک کروانا یا انڈرمائن کرنا وہ ہے. اور پاکستان کا جو انٹرنیشنل رول ہے اس وقت میں آپ کو بتاؤں وہ 78 ایئرز میں نہیں رہا. آپ کو کبھی انٹرنیشنل بڑے ٹیبل پہ ایک چھوٹا ملک ہوتے ہوئے جس کی پوری مخالفت ہو ہندوستان نے کی ہو، وہ ان سے ہضم نہیں ہوتی، اور یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آسٹریلیا ایک ترقی یافتہ ممالک ہے جہاں سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مضبوط مانے جاتے ہیں، وہاں ٹیررزم کے واقعات بڑھ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اتنے بڑے ممالک میں اس طرح کا واقعہ ہو جانا، اب دیگر ممالک کو بھی ہوشیار ہو جانا چاہیے، اور سیکیورٹی کے لیے یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے؟ ایسے واقعات کو روکا ہی نہیں جا سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر ہر سال درجنوں ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ ایک کوئی اسکول کا نوجوان جو ہے اٹھتا ہے، وہ بندوق اٹھاتا ہے اور 10-20 لوگوں کو مار دیتا ہے، اور اسی طرح 2-4 سال پھرے جو ہیں امریکہ کے اندر ایسی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں. تو اس کیس میں بھی وہاں پہ چونکہ گن لاز جو ہیں بڑے سافٹ ہیں آسٹریلیا کے اندر، اس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور 6 کم از کم ان کے پاس فائر آرم تھے جو لائسنس تھے. تو میرا خیال ہے گن لاز جو ہیں وہ اب آسٹریلیا کے اندر ظاہر ہے اس کے اوپر کافی زیادہ ریسٹرکشن جو ہیں وہ آئیں گی. لیکن اگین جو براڈر پکچر ہے، رانا صاحب میرے بڑے بھائی جیسے ہیں، میں تھوڑا سا ان سے گزارش یہ کروں گا کہ سلائٹلی آئی وڈ ڈس ایگری ود ہم کہ دیکھیں یہ آپ کا ہندوستان آپ کا دشمن ہے. کوئی واقعہ کہیں بھی ہو جائے وہ اس صورتحال کو ایکسپلائٹ کرے گا. جس طرح 1971 میں ہمارے گھر کا واقعہ تھا، ہمارے گھر کے اندر ڈسٹربنس تھے، ایک پاپولر الیکشن کو جو ہے اس مینڈیٹ جو ہے نہیں دیا گیا، اس کے بعد ہندوستان نے اس کا فائدہ اٹھایا. اسی طرح دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کوئی بھی خبر آئے گی، یہ خبر سی بی ایس نیوز نے دی تھی سب سے پہلے، تو ہندوستان اس کو ایکسپلائٹ کرے گا. اب جب بعد میں پتا چلا کہ وہ جس کا وہ الزام پاکستان کے اوپر لگا رہے ہیں وہ ایکچولی ہندوستانی مسلمان ہیں، جس طرح میں نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، چونکہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں، مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اگین ان کو مزید ان پہ ظلم اور جبر جو ہے وہ ان پہ آر ایس ایس جو ہے وہ اٹھانا شروع کر دے گی. دیکھیں جو براڈر پکچر ہے ہمیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے. اصل مسئلہ اس وقت غزہ کے اندر ہے جہاں پہ 70,000 تو کنفرم شہداء ہیں. وہاں اصل میں تعداد ہو سکتا ہے لاکھوں میں، ہمیں اندازہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے دنیا بھر میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور وہ اسرائیل ہے، اپارتھائڈ اسٹیٹ اسرائیل ہے، اور لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں. اور نیتن یاہو نے دنیا بھر میں جتنے بھی یہودی ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو اس وقت بہت زیادہ ولنریبل کر دیا ہے. یہ ایک بڑی پکچر ہے. اور تیسری بات جو میں اس کو ریپیٹ کروں گا فار دا سیک آف ایمفسس، داعش کے جو اسرائیل کے ساتھ لنکس ہیں یہ کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں ہے. امریکہ کے ساتھ جو لنکس ہیں وہ کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں ہے، یہ اسٹیبلشڈ ہے. سعودیز نے، مڈل ایسٹ نے، امریکنز نے، اسرائیل نے مل کے ان کو پراپ اپ کیا تھا. اس کے بعد یہ ڈی سینٹرلائز ہو چکی ہے. ساؤتھ ایشیا سے لے کر ہر جگہ پہ مختلف ممالک ان کو اپنے جو سیاسی مقاصد کے لیے اور فارن پالیسی کے ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں.
अतर साहब, मैं चाहूँगी कि आप भी इस पे अपना स्टेटमेंट दें, और क्योंकि दाइश की अगर बात करें, दाइश के परचम भी मौसूल हुए हैं, जो हमलावर थे उसकी गाड़ी से, और साथ ही बारूदी मवाद जो था वो भी मिला था। अगर वो चाहते तो इसे ब्लास्ट भी कर सकते थे, लेकिन फायरिंग की गई। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बड़ी सिक्योरिटी है उनके पास, अगर आप फायरिंग करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ की पुलिस फ़ौरन आ जाएगी और फिर हमलावर को गिरफ्तार कर लेगी। वही हमने देखा कि एक हमलावर जो है वो उसी वक्त वाक़े पे ही हलाक हो गया, जबकि दूसरे को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था ज़ख्मी हालत में। नहीं, मेरे ख्याल में मेरे वो जैसे वो कह रहे थे जावेद साहब के मेरे बड़े भाई हैं, वो थोड़ा सा करते हैं, मैं उनसे ज़रा इख्तलाफ थोड़ा ज़्यादा कर दूंगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर है ना वो ये ग्लोबल रेटरिक पे बुनियाद पे नहीं कर सकते हैं। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो रॉ की, ये शॉर्ट साइटेडनेस नहीं है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है जो हम कह रहे हैं। ये जो दाइश की भी बात कर रहे हैं, ये डिसेंट्रलाइज कह रहे हैं, फ्रेगमेंटेड कह सकते हैं आप, ये कभी भी सेंट्रलाइज नहीं होती। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ये सेंट्रलाइज ऑपरेट करती हैं अकॉर्डिंग टू द रीजन। मैं ये कहूंगा सिंपल डिसेंट्रलाइज हमें नहीं मैं मुझे बात डिसेंट्रलाइज का नहीं, ठीक है आपने डिसेंट्रलाइज का किया, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज पहले तो सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की हमेशा रीजनल होती है, हम आपस में बात नहीं करते। मैं सब्जेक्ट पे रहता हूँ। पाकिस्तान का नाम लाया गया था सिडनी अटैक्स में, मैं इतनी बड़ी लंबी चौड़ी उसमें नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल बात करूंगा। आपने पूछा कि एक्सप्लोसिव भी था और वो क्यों नहीं हुआ, वो उसको मौका नहीं मिल सका क्योंकि उनका जो प्लान था, वो जो एक उनकी लाइसेंस याफ्ता थी साजिद अकरम की राइफल्स, बाकी क्योंकि 6 गन्स के लाइसेंस वहाँ पे नहीं मिल सकते, असॉल्ट राइफल्स थी ये। और उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को बात करनी चाहिए कि हम सब्जेक्ट को डाइल्यूट नहीं कर सकते ग्लोबल और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। करंट स्टैचर और जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो उनका दुख बाकी फलस्तीन के मुसलमानों का सबको है, लेकिन क्या रेटरिक की बुनियाद पे हम रेजोल्यूट कर सकते हैं इश्यूज को? नहीं कर सकते। जब तक आपकी लेवरेज नहीं होगी इजराइल पे, जब तक आपकी स्वे नहीं होगी, जब तक आप लोग उनसे एंगेज नहीं करेंगे, आप बड़े से बड़ा मामला भी नहीं हल कर सकते। इसलिए मैं ये समझता हूं करंट सिनेरियो में जो पाकिस्तान का रोल है टू रीच आउट टू द बिग कंट्रीज इंक्लूडिंग इजराइल, टू एंगेजिंग इजराइल पॉजिटिवली, टू एंगेजिंग यूएस, वेस्टर्न कंट्रीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात मैं इनकी मानूं किया जाए अतर साहब इजराइल को थ्रू डायलॉग, जी मैं वो बात कर रहा हूँ। देखें एक मिनट प्लीज, ये बात कर लेंगे, क्योंकि जो इन्होंने बात की है, मैं अगर इनकी बात को ले लूं कि जी वो पैलेस्टाइन में जुल्म की वजह से ये हो रहा है, ये बात दुरुस्त कह रहे हैं, तो फिर उसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है? उसको इस्तेमाल करने का ये तरीका होता है वो कीप योर फ्रेंड क्लोज एंड एनिमी क्लोजर। तो हम तो, हमारे साथ तो इजराइल का कोई झगड़ा नहीं है, हमारा तो पैलेस्टाइन का इशू है। पैलेस्टाइन का इशू हल कराने के लिए तमाम अरब ममालिक, तमाम मुसलमान कंट्रीज और भी, और अमेरिका और बाकी इस वक्त उस बात पे हैं जिससे आप कोई पीस प्लान बना के इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स करके ये जो हेट सिंड्रोम है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। आप ये ज़हन में रखें, बेशक हिंदुस्तान एक्सप्लॉइट किया था 71 में, लेकिन मैं इसको हिस्ट्री में नहीं लेके जाऊंगा। उन्होंने मुक्ति बानी बनाई थी, उन्होंने एडमिट किया, उनके प्राइम मिनिस्टर ने, वो खुद इसका हिस्सा था। तो ये घर का प्रॉब्लम नहीं था, एक्सटर्नल इशू बहुत ज्यादा। ठीक है जावेद साहब, लास्ट मिनट है, मैं चाहूंगी कि आप कंक्लूड करें, कुछ कहना चाह रहे थे आप सर। मैं सिर्फ ये इतना अर्ज करूंगा कि जिन लोगों ने इसराइल को एंगेज किया और उनको डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज किया, यूएई से लेकर आप बाकी जो मिडिल ईस्ट के अंदर रियासतें हैं, उनके साथ क्या हुआ? क्या आज पूरे का पूरा जो ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक है उनको तकरीबन इसराइल ने इंटीग्रेट कर लिया है, अमलन इंटीग्रेट कर लिया है? क्या उनको क्या बेनिफिट हुआ है? देखें, और बाकी बात यह है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, इसलिए जो फलस्तीन का इशू है ये मुस्लिम कॉज है, और पाकिस्तान और बानी पाकिस्तान ने भी यही कहा था कि इसराइल एक नाजायज रियासत है। इस चीज को हम नहीं भूल सकते। साहब से मैं डिसएग्री करता हूं कंप्लीटली। हमें कोई रेफरेंस ऐसा नहीं देना चाहिए जिसका मतलब ये निकलता हो कि हम जेनोसाइडल स्टेट को रिकॉग्नाइज कर लें। जिन लोगों ने ऑलरेडी एंगेज किया उनके साथ क्या हाईलाइट करें, दो इशू को इंटीग्रेट ना करें प्लीज, दो इशू को एस्टिमुलेट ना करें। दिस इज द रियलिटी। रॉ का रोल है किसी भी सतह के ऊपर एंगेज नहीं करने में। आप इस पे इसराइल का रोल नहीं हो सकता।
नहीं, किसी तौर पे इंगेज नहीं करना चाहिए। इसराइल का रोल नहीं है, सिर्फ इंडिया का रोल है। नहीं, ये पाकिस्तान का बात ये देखें, issue ये है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, चाहे वो हिंदुस्तान के खिलाफ और रॉ को अनाउंस करके बता के कि इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया है। और हम दो इश्यूज को डाइल्यूट नहीं कर सकते। पैलेस्टाइन का इशू लेजिट इशू है, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस उसको बड़ा क्लियरली डिफाइन करता है। मैं नहीं समझता कि आप बगैर डायलॉग के एंगेज किए किसी भी अगर इशू इसमें को इस सॉल्व कर सिडनी सकते। वाकये में रॉ मुलव्वस है, तो इसमें इसराइल भी तो मुलव्वस हो सकता है। कोलैबोरेशन के साथ ही दहशतगर्दी की जा सकती इब्राहिम है। अकॉर्ड का क्या बना है? देखिए, ये बात तो एविडेंस की बात, जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा। देखिए, कोई इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा। जी राणा साहब, आप कुछ कह रहे हैं? दिस इज अ फैक्ट। मैं ये कहूंगा, नहीं फैक्ट है तो फिर हमें वो एविडेंस देंगे ना जी, वो ले लेंगे। ऑस्ट्रेलियन निकाल लेंगे इन्वेस्टिगेशन करके। ऑस्ट्रेलिया ने तो पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट कर लिया है एज ए स्टेट, और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने भी किया है। जब बात आएगी एविडेंस की तो गैदर होगा, वो लेंगे इंडियन से एविडेंस। अगर दोनों की कोलैबोरेशन हुई उसका भी पता लग जाएगा। मैं ये समझता हूँ, मेरा कंसर्न है, देखिए मेरी बात सुने, मैं यहाँ पे कंसर्न करूंगा पाकिस्तान का सबसे पहले। नहीं, मैं सबसे पहले पाकिस्तान का, बाकी लोगों का मसला सबसे पहले पाकिस्तान को लाऊंगा, बाद में किसी और को लाऊंगा। खलास, तो पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि हम इसराइल को तस्लीम आपका नहीं पॉइंट करेंगे। आ गया है। पाकिस्तान नाज़र जावेद साहब के हमारे national मौजूद थे और security उनके हमरा थे। interest राणा of जावेद साहब, everything। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।